हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज़ यूजीसी नेट JRF बाय रिचा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वो भी 2021 के। तो हम ये अब 2021 के क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, इसको स्टार्ट करते हैं आज से। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है टीचिंग एप्टीट्यूड का 2021 के क्वेश्चन का, और आगे हम बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द सिक्स थिंकिंग हैट सिस्टम अ फॉर्म ऑफ पैरेलल थिंकिंग। यानी कि जो सिक्स थिंकिंग कोई हैट है उसका जो पैरेलल थिंकिंग से क्या रिलेशन है। ये बताना है इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि थिंकिंग से, पैरेलल थिंकिंग से कुछ रिलेशन रखती है। उन हैट को यहाँ से पिक करना है। तो ऑप्शन में है ब्राउन हैट, वाइट हैट, वॉयलेट हैट, रेड हैट और ब्लैक हैट। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें पिक करना है। तो पहले समझ लेते हैं कि जो थिंकिंग हैट है ये क्या है। यहाँ पर 6 थिंकिंग हैट हैं, इनको समझ लेते हैं। जैसे कि ये कुछ हैट का ऐसा कुछ ज़्यादा रिलेशन नहीं है, यहाँ पर रिलेट कर रहा है कलर को। हर कलर किसी न किसी चीज़ से रिलेट करता है, ठीक है। जैसे आप जानते ही हैं कि अगर रेड रोज़ है तो उसका मतलब कुछ और होगा, येलो रोज़ है तो उसका मतलब कुछ और होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी वही कलर को बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर आप देखते हैं तो ग्रीन कलर मोस्टली किस चीज़ का होता है। आप देखते हैं ग्रीन कलर से याद आता है हरियाली, यानी कि पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधों में क्या होता है, ग्रोथ होती है, उसमें क्या होता है, फर्टिलिटी होती है। तो बस उसी चीज को यहाँ पे बता रहा है कि ग्रीन हैट इज सिंबलाइज विद द फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड द वैल्यू ऑफ सीड्स, ठीक है। तो ग्रीन कलर को रिलेट कर दिया ग्रोथ से। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं जी कि ग्रीन कलर और ग्रोथ, ठीक है। और यहाँ पर बात होती है क्रिएटिव थिंकिंग की, कुछ नया सोचने की। द सर्च फॉर द अल्टरनेटिव एंड जनरेटिंग द न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू परसेप्शंस। ग्रीन कलर ये हो गया। जब आप येलो कलर देखते हैं, तो अब आप येलो कलर को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो आपको येलो कलर दिखता है वो किस चीज़ का हो सकता है, सन का, सूरज का कलर। सूरज की किरणें येलो टाइप की होती हैं। तो येलो कलर से आप जब भी देखते हो तो क्या होता है कि उसमें पॉजिटिविटी होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। तो यही चीज़ बस यहाँ पे बता रहा है। द येलो हैट सिंबलाइज विद द सनशाइन, ब्राइटनेस, ऑप्टिमिज्म यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्टिव। इट एड्रेस फर्टिलिटी, बेनिफिट, एडवांटेज एंड सेविंग। येलो कलर से ध्यान रखना है सनशाइन विच इज रिलेटेड टू पॉजिटिविटी, ठीक है। तो ये अच्छा है, ये मतलब इजी है याद करना। एंड यहाँ पे देखिए जो टॉप पे है व्हाइट कलर। व्हाइट कलर जब भी आप देखते हैं तो उसमें क्या बात आती है कि सम सेरेनिटी, मतलब शांत, पीस की बात आती है, ठीक है। और शांति, जब जहाँ पे पीस होता है वहाँ पे नॉलेज, प्योरिटी, इनकी बात आती है। जो व्हाइट कलर है, जो व्हाइट कलर की हैट है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, प्योर नॉलेज, गैदरिंग, डेटा कलेक्शन एंड हिस्टोरिकल काउंट as what we know. It address the cognition, the process involve exploring the facts rather than personal opinion. तो ये जो व्हाइट कलर होता है ये डेटा को शो करता है कि मतलब डेटा कलेक्ट करना है, और डेटा कलेक्ट करके हम क्या इंफॉर्मेशन बताएंगे, जो भी फैक्ट्स हैं उसको शो करना है, अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है। व्हाइट कलर इज रिलेटेड टू दी डायरेक्ट फैक्ट्स, और फैक्ट्स कहाँ से आएंगे, जब हम डेटा को देखेंगे, एग्जैक्ट डेटा में क्या है वो बताना है। तो व्हाइट हो गया आपका फैक्ट से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट है ब्लू कलर। ब्लू कलर हैट रिप्रेजेंट दी मैनेजमेंट ऑफ थिंकिंग, कि चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाए, जैसे एक मैनेजमेंट का काम होता है। तो ब्लू हैट के जो थिंकर्स होते हैं आर लाइक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर सीकिंग एंड द प्रॉपर बैलेंस ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ अदर 5 हैट्स। ये क्या कहता है कि जो अदर 5 हैट्स हैं, मतलब कि टोटल 6 हैट की ही इसमें हम बात करेंगे। 3 हैट हमने देख लिया, वाइट, ग्रीन और येलो, और 3 हैट ये हैं, ब्लू, ब्लैक और रेड। तो ये कह रहा है कि अदर जो 5 हैट हैं उसको भी ये ब्लेंड करता है, मतलब पॉलिश करता है। क्योंकि मैनेजमेंट का काम क्या होता है, जो भी चीज़ें हैं वो बस हर एम्प्लॉय को, मतलब वो एक पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ नहीं परफॉर्म करता है, वो हर एरिया के जो भी लोग काम कर रहे हैं
वो सभी को देखना होता है कि जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ वहाँ पर है या नहीं। ठीक है, तो यानी कि ये क्या कर रहा है, 5 हैट्स को ब्लेंड करने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट है ब्लैक। तो ब्लैक हैट फोकस ऑन क्रिटिकल नेगेटिव जजमेंट और रिस्क एनालिसिस। मतलब जैसे हर चीज में हर कोई ये कहता है ना पॉजिटिव सोचो, बट क्या होता है कि हम पॉजिटिव जल्दी नहीं सोच पाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ दिमाग में रहता है कि अगर कहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब हम क्या हमेशा हर एक चीज में अपने जजमेंटल भी रहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग भी रखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये वाली भी थिंकिंग जरूरी है, क्योंकि आप केवल पॉजिटिव सोच के तो नहीं काम को कर सकते हैं। अगर उसका अप साइड है तो डाउन साइड के लिए भी रेडी रहना चाहिए। तो ये उस थिंकिंग की बात कर रहा है कि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें जो रिस्क है उसका एनालिसिस हमें करना आना चाहिए, कि मतलब निगेटिव नहीं सोच लेना है, बट अगर निगेटिव साइड है किसी चीज का तो उसको हमें एनालिसिस करना चाहिए कि निगेटिव है तो उस कैसे होगा, वो क्या कारण होंगे और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकती है, उसके कॉशंस को बताता है, क्या मतलब डेंजर्स है, पोटेंशियल क्या है हो सकता है, पोटेंशियल ऑफ प्रॉब्लम, ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने का काम ब्लैक हैट्स करती है। एंड देन आता है रेड हैट। रेड हैट में क्या होता है, रेड हैट रिप्रेजेंट दी फीलिंग एंड हंचेस। मतलब रेड समझिए, रेड रोज से रिलेट कर लीजिए और फीलिंग से रिलेट कर दीजिए, तो ये आपको इजी रहेगा याद करने में। तो दिस हैट क्या करती है, इमोशंस को बताती है, एक्सप्लोर करती है, फियर, लाइक्स, डिसलाइक, लव, हेट, ये सारी चीजें। तो रेड इज रिलेटेड टू रेड रोज। ब्लैक कुछ भी अगर जैसे ब्लैक मैजिक बोलते हैं ना, तो बस वो समझिए कि ब्लैक इज समथिंग रिलेटेड टू दैट। और ब्लू हो गया आपका मैनेजमेंट। तो ये हो गई हैट्स, 6 हैट्स हमने देखी। अब इसमें कह रहा है कि ये 6 थिंकिंग जो हैट है, सिर्फ देखिएगा नाम पे फोकस किया है, 6 थिंकिंग हैट। तो कौन कौन सी थी, व्हाइट, ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड और एक और थी आपकी ब्लैक। तो ये 6 है। अब हमें इसमें से पैरेलल थिंकिंग से जो रिलेट करती है उनको पिक करना है। तो क्या हमने ब्राउन हैट देखी? नहीं देखी। व्हाइट देखी? वायलेट हैट देखी? नहीं देखी। तो ये दोनों नहीं है, रेड है, ब्लैक है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। आप एक कॉन्सेप्ट को जान गए तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया। तो यहाँ पर कौन सा होगा, जिसमें व्हाइट हो, रेड हो और ब्लैक हो उसको पिक कर लीजिए। तो बी, डी और सी, सॉरी बी, डी और ई, ये आपका ऑप्शन थर्ड में है। सो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ सम बेसिक टीचिंग competency identified through various research on teaching, which among of them fall into the domain of behavioral competency। तो देखिए इस पे क्वेश्चन बार बार आते हैं, 2019 में भी आया हुआ है, 20 में भी आया हुआ है और ये 21 का पेपर है तो उसमें भी आया हुआ है। इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको दो चीज़ों को समझना है। ठीक है, एक हो गया आपका एटीट्यूड और दूसरा हो गया बिहेवियर। तो जो एटीट्यूड होता है वो होता है इंटरनल, जो बिहेवियर होता है वो होता है एक्सटर्नल। मतलब बिहेवियर कैसा है, हमारा बिहेवियर क्या है, कैसा है, ये हम कब जान पाएंगे, जब कोई दूसरा हमारे पास होगा, कोई पर्सन होगा। किसी पर्सन को लेकर के आपका बिहेवियर कैसा हो सकता है, किसी सामान को लेकर के, तो किसी भी एक्सटर्नल चीज के साथ चेक किया जाएगा। बट एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड आपका इंटरनल होगा। ठीक है नाउ, मतलब कुछ एक्सटर्नल चीज होगी, वहां पे कोई इंसान होगा, तब आप किसी का बिहेवियर चेक करेंगे। सो बिहेवियर और एटीट्यूड, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जो एटीट्यूड है वो डिफाइन एज अ पर्सन मेंटल टेंडेंसी, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल द वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग, कि वो किस तरीके से फील करता है। और बिहेवियर कैसा है, ये एक्शन को बताता है, मूव्स को बताता है, कंडक्ट और फंक्शन और इंडिविजुअल और अ ग्रुप टूवर्ड अदर ग्रुप्स और पर्सन। ठीक है, कि किसी ग्रुप या किसी पर्सन के साथ कैसा बिहेवियर है, कैसा एक्शन हो रहा है, वो है बिहेवियर। मतलब कैसे आप बिहेव कर रहे हो, कैसे दिख रहे हो किसी और के साथ, वो हो गया बिहेवियर। एटीट्यूड आपका इंटरनल होता है, किसी का भी इंटरनल होता है। ठीक है, अब इसमें कहीं क्वेश्चन कभी पर्सनालिटी से भी क्वेश्चन आता है। तो पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी व्हाट वी आर, क्या हम हैं। जैसे पर्सनालिटी किसी की एक दिन में नहीं बनती या एक साल में भी नहीं बनती। पर्सनालिटी चेंज होने के लिए एक बहुत टाइम लगता है। मतलब पूरे जो हम मतलब
अपना जो हमारा जो जब हम जैसे जैसे ग्रोन होते जाते हैं तो हमारी पर्सनालिटी धीरे धीरे बदलती है, या उसके हिसाब से जैसा हमारा पास्ट रहता है वैसे हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि हम पूरी लाइफ ड्यूरेशन कैसी गई। बट जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, बिहेवियर हम चेंज कर देते हैं ना। जैसे कि देखिए आप किसी के भी लाइफ में अप डाउन उसकी लाइफ में आ रहा होता है और सामने वाले का बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो बिहेवियर तो चेंज हो जाता है ना। सो बिहेवियर कैन चेंज, ठीक है। व्हाट वी डू, यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, द फॉलोइंग आर द लिस्ट सम बेसिक टीचिंग कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई थ्रू वेरियस टीचर टीचिंग अमंग देम फॉल इनटू द बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी। तो हमसे बिहेवियर की बात कर रहा है। तो बिहेवियर कैसा होगा, जब हम किसी के साथ क्या करें, कम्युनिकेट करेंगे तो हमारा बिहेवियर पता चल जाएगा। सो कम्युनिकेटिंग कैसा हो जाएगा, बिहेवियर का। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन में लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल वर्ड से आप खुद समझ रहे हैं कि हमारी इंटरनल चीज है कि हम कंट्रोल अपने आप को कैसे कर रहे हैं। ये सेंटर की बात कर रहा है कि टीचिंग कैसे आप पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये है आपका इंटरनल। तो इसको हम नहीं लेंगे, ये हो गया हमारा इंटरनल। बट हमको क्या लेना है, जो एक्सटर्नल चीजें हैं, कोई होना चाहिए जहां पर हम बिहेव कर सके। सो ऐसा ऑप्शन पिक करिए जहां पर सी नहीं आए और डी जरूर आए। सो ऑप्शन 3 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। नाउ नेक्स्ट है सेल्फ इफिकेसी। तो सेल्फ इफिकेसी ये भी आपका इंटरनल हो गया, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं आगे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्लानिंग। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जब भी आप कुछ काम करोगे तो आपको प्रॉपर दूसरे के साथ क्या होगा, एक प्लान के अकॉर्डिंग आप काम करोगे ना। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो प्लानिंग और कम्युनिकेशन होगा। सो यहाँ पे आपका आंसर जो है 4th वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, देखिए यहाँ पर लिस्ट है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 है। तो मेथड ऑफ टीचिंग है और टेक्निक फॉर इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस, तो उसको हमें मैच कराना है। तो मैच द फॉलोइंग में मैंने आपसे क्या कहा है कि हमेशा हमें उस चीज को मैच कराना है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इजी हो, क्योंकि वो क्या होगा, एक परफेक्ट मैच आपको मिल जाएगा। फिर आप जो भी लीस्ट मैच आपको लग सकता है वो आप करें। तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फेस टू फेस इंटरैक्टिव मैथड, ओके, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मैथड, ओके, इंडिविजुअलाइज मैथड ऑफ टीचिंग, एंड नेक्स्ट है ऑनलाइन मैथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैच दूसरा लिस्ट 2 पढ़ लेते हैं, यूजिंग स्वयं एंड मूक। मूक आपको पता है ना कि मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल पैकेज, मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन कपल्ड विद डिस्कशन। तो देखिए आप यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन 4th ऑप्शन आप देखते हैं कि रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन विद कपल्ड विद डिस्कशन, मतलब क्या हो गया कि ये कैसी टीचिंग हो रही होगी, जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा तभी हम क्वेश्चंस और डिस्कशन प्रॉपर अच्छे से कर पाएंगे। ऑनलाइन वाले में इतना प्रॉपर डिस्कशन तो होता नहीं है। सो ए का 4 हो जाएगा। पहले तो आप इसे मैच करा लीजिए, तो ए का 4 आपको ऑप्शन 3rd में मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मूक। तो अब ये किससे रिलेट करेगा, ये तो ऑनलाइन टीचिंग मेथड ही है। तो डी को हम 1 से मैच करा लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट, एकदम ये भी यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग क्या हो गया, ये कोई बहुत पुराना तरीका तो है नहीं, ये तो मतलब मॉडर्न तरीका है जब ओपन और डिस्टेंस लर्निंग आप देख रहे हैं। तो ये क्या है, मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल सिर्फ मिलते हैं। सो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा बी इज रिलेटेड टू 3। और इंडिविजुअल मेथड, इंडिविजुअलाइज मेथड का मतलब होता है कि जो भी हम पढ़ाएं हर बच्चे को प्रॉपर जो है इम्पोर्टेंस मिले, हर बच्चे को मतलब उसको ऐसा लगे कि उसके कोई भी पर्टिकुलर बच्चे के कोई भी डाउट है तो वो भी वहाँ पर क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल पैकेज होते हैं और ये आपका आंसर सी से मैच हो रहा है। सो आंसर 3rd हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 4th क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है यहाँ पे, knowledge comprehension and application level in Bloom's taxonomy belongs to the higher level of cognitive learning। तो ये ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन है। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो कॉग्निटिव डोमेन है, जैसे इसने 3 डोमेन बताए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव विच इज रिलेटेड टू माइंड, अफेक्टिव विच इज रिलेटेड टू हार्ट, and psychomotor which is related to hand skills।
ठीक है। सो कॉग्निटिव है तो हमें यहाँ पे बताना है कि इसके सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉलेज, सबसे पहले क्या आएगा, नॉलेज आएगी। फिर आप क्या करोगे, उस नॉलेज को कॉम्प्रीहेंड करोगे, मतलब समझोगे। फिर समझने के बाद क्या करोगे, अप्लाई करोगे। जैसे v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको ये पता चल गया, आप क्या करोगे, उसको सभी क्वेश्चन में आप अप्लाई करके देखोगे तो एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन के बाद क्या होगा, एनालिसिस होगा। जो अप्लाई किया है वो सही है या नहीं, उसको हर एक क्वेश्चन को आप क्या करोगे, ब्रेक कर करके देखोगे, समझोगे। यानी आपका कोई टीचर भी एनालिसिस कर सकता है, तो एनालिसिस होगा। फिर सिंथेसाइज, अब जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए सबका अब सिंथेसाइज करना है। फिर क्या होगा, इवैल्यूएशन होगा। इन सभी चीज़ों को मैंने जो टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है वहाँ पर डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे कम लग रहा हो कि मैंने कम समझाया है तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर अफेक्टिव डोमेन की बात करूँ तो अफेक्टिव डोमेन में ये चीज़ें हैं, बट हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। तो कॉग्निटिव डोमेन में क्या बता रहा है कि नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन जो है, क्या ये हायर लेवल का पार्ट है, ये तो नहीं। ये अभी हमने देखा, ये तो फर्स्ट मतलब बेस है, ये लोअर लेवल पे आता है। हायर लेवल पे तो इवैल्यूएशन, सिंथेसिस और एनालिसिस, ये बातें होती हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन बिलोंग्स टू दी हायर लेवल ऑफ अफेक्टिव आउटकम। तो ये है आपका अफेक्टिव लेवल। अफेक्टिव लेवल में क्या है, सबसे पहले हम, इसका शॉर्टकट होता है ना R² VOC, ठीक है, यानी रिसीव, रिस्पॉन्ड, वैल्यू, ऑर्गेनाइज एंड करेक्टराइजेशन। तो ये चीजें होती हैं आपकी अफेक्टिव डोमेन में। तो रिसीव, आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन को रिसीव करोगे, रिसीव करने के बाद आप रिस्पॉन्ड करोगे, फिर वैल्यू करोगे, और वैल्यू करने के बाद आप उस चीज को ऑर्गेनाइज करोगे, और फिर वो चीज आपके कैरेक्टर में आ जाएगी। तो ये होता है अफेक्टिव डोमेन, और डिटेल में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो बेस है रिसीव, ठीक है। अब ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइज और करेक्टराइजेशन इज दी हायर लेवल। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक कह रहा है। फर्स्ट वाली गलत है, दूसरी वाली सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 में है, सो 4 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, मतलब जो इवैल्यूएशन है उसके फीचर से मैच कराना। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इतनी बार ही तो सॉल्व करा दिया आपको। फॉर्मेटिव क्या होता है, जब टीचिंग हो रही हो तो साथ साथ जब कोई इवैल्यूएशन हो रहा हो तो वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जैसे क्वेश्चन जैसे पढ़ा रहे हो और बीच बीच में कोई छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेना, क्विज़ दे देना, तो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो गया। नेक्स्ट है समेटिव। समेटिव एट द एंड ऑफ द सेशन होता है। जैसे आपका सेमेस्टर एग्जाम हो गए, ईयरली एग्जाम हो गए, समेटिव इवैल्यूएशन हो गया। नेक्स्ट आती है बात क्राइटेरिया और नॉर्म रेफरेंस की। तो जो आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि रेफरेंस लेना, किसी एक का नॉर्म रेफरेंस ले लिया, ठीक है। जैसे कि ज़्यादातर आप देखो कि बीटेक वगैरह में इसी तरीके का इवैल्यूएशन होता है कि क्लास में किसी एक बच्चे के जैसे 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ और किसी एक बच्चे की अगर 60 मार्क्स आ गए, तो वो अब मतलब उसी, अब ये हो गया टॉप पे, अब इसी के थ्रू जो है बाकी जितने भी बच्चे होंगे उनकी रैंक आएगी या उनका जो है ग्रेड या परसेंटेज वगैरह बनेगा। तो ये क्या होगा, एक बच्चे का रेफरेंस ले लिया, उसी ग्रुप में से किसी एक का रेफरेंस ले लिया कि उतने स्टैंडर्ड को जो जो मीट कर रहा है, वो हो गया नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन, ठीक है। और यहाँ पर है क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन। तो क्राइटेरिया में क्या होगा, जैसे यूजीसी अगर आप अभी देखो तो पीएचडी करने जाओ तो क्राइटेरिया क्या है वहाँ पे कि 55% जो है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए। ये क्या हो गया, क्राइटेरिया हो गया कि इतना तो होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका कैरेक्टर क्या है। कंपेयर वन स्टूडेंट विद अनदर स्टूडेंट। तो ये हमने अभी अभी आपको बताया कि एक स्टूडेंट को ही दूसरे से कंपेयर कर दिया जाए, ये क्या है, नॉर्म रेफरेंस। तो हम D को 1 से मैच करा देते हैं। कंपेयर दी प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट अगेंस्ट दी प्री स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। प्री स्पेसिफाइड जो स्टैंडर्ड है उससे कंपेयर करना, तो ये क्या हो गया आपका क्राइटेरिया, ठीक है। प्री स्पेसिफाइड है ना कि 55% होना चाहिए, उतना है तो भाई ठीक है। यूज प्राइमरली फॉर मोटिवेशनल एंड मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग। ये कब होगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के टाइम पे।
क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा है प्राइमरली, पहली बात तो इसी से समझ जाओ। फिर अगर किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो वो और मोटिवेट करके और बेहतर बनाएगा और बेहतर बनाएगा, और यहाँ पर मॉनिटरिंग और प्रोग्रेस भी की जा सकती है लर्निंग में। नाउ फोर्थ ऑप्शन है यूजिंग प्राइमरली फॉर ग्रेजुएशन ऑफ प्रोग्रेस मॉड, मतलब कि किसी को ग्रेड देना। तो ग्रेड कब होगा? जब हम इवैल्यूएशन करेंगे। सो ए इज रिलेटेड टू 3, B is related to 4, C is related to 2 and D is related to 1. So option 2 हो जाएगा। ठीक है। Now statement 1 है, इसमें क्या कहता है? Engagement in learning process refer to the amount of time student devote in the learning in the classroom. कह रहा है कि जितना ज़्यादा बच्चे जो है क्लासरूम में टाइम डिवोट करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है लर्निंग प्रोसेस बेहतर हो पाएगा, उतना ज़्यादा जो है बच्चे इंगेज हो पाएंगे। ओके, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट इज द फॉर्मल वेयर एज समेटिव असेसमेंट इज इनफॉर्मल। तो देखिए ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। अभी अभी आपको समझाया मैंने कि फॉर्मेटिव क्या है, क्लास के साथ साथ होता है, और समेटिव क्या है, क्लास के एंड में। तो क्या जो आप सेमेस्टर का एग्जाम देते हैं क्या वो इनफॉर्मल है? नहीं, वो तो फॉर्मल है। तो ये तो गलत हो गया। ये अगर क्लास में बच्चा ज़्यादा इंगेज होगा तो क्या लर्निंग उसकी ज़्यादा होगी? तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जितना ज़्यादा बच्चा क्लास में टीचर के साथ इंगेज रहेगा, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है आंसर करेंगे बच्चे, तो उसकी लर्निंग अच्छी हो सकती है। तो स्टेटमेंट 1 जो है ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। सो ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है। नाउ 7th क्वेश्चन। देखिए मेरा एक मैसेज है आप सभी से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी मैंने भी और अदर प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर मैंने चेक किए चीज़ें, तो मुझे ये पता चला कि लोग लिख तो देते हैं कि 2021 का क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में वो 2021 के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। वो 2020 के क्वेश्चंस या उससे भी ओल्ड क्वेश्चंस जो है वहाँ पे सेट कर देते हैं और आपके सामने लिख देते हैं कि वो 2021 के क्वेश्चन हैं। बट मैं आपको जो करा रही हूँ ये 2021 के ही क्वेश्चंस हैं। 2020 के क्वेश्चन आपको अगर पढ़ने हैं तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप 2020 के भी पढ़ सकते हैं। और 2019 के पढ़ने हैं तो जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है उस थ्योरी में जो भी क्वेश्चन समझाती गई हूँ वो सभी आपके प्रीवियस ईयर के 2019 के क्वेश्चन हैं, तो आप वो भी वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7th क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है? आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड डिपेंडेंट लर्नर फ्रॉम द फॉलोइंग, कि यहाँ से फील्ड डिपेंडेंट लर्नर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पिक करना है। ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके 2020 में भी आए हुए हैं, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए लर्नर जो है दो तरीके से होते हैं, एक होता है फील्ड डिपेंडेंट, एक होता है फील्ड इंडिपेंडेंट। तो जो फील्ड इंडिपेंडेंट है वो सेल्फ से स्टडी करते हैं, और जो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर है ये विद द हेल्प ऑफ टीचर स्टडी करते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे समझते हैं। देखिए जो डिपेंडेंट है यानी कि जो टीचर पे डिपेंडेंट है, उनके पास टीचर का रिसोर्स है, तो वो क्या होगा? प्रोवाइड दी ग्लोबल अप्रोच। ठीक है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, क्योंकि जो डिपेंडेंट है टीचर पे, उस टीचर को तो नॉलेज है सारी, वो बच्चे को सिखा देगा। तो वो बच्चा क्या करेगा, उसको पहले पता चल गया कि थ्योरी ये है, अब आंसर मतलब इसको अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। तो ये क्या हो गया? फील्ड डिपेंडेंट हो गया। प्रोग्राम कंट्रोल होगा क्योंकि टीचर उसको कंट्रोल कर रहा है। प्रोवाइड एडवांस ऑर्गेनाइजर, प्रोवाइड मैक्सिमम इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन है? टीचर है इंस्ट्रक्शन देने के लिए। प्रोवाइड फीडबैक, टीचर जो है वो फीडबैक भी देगा। स्ट्रक्चर्ड लेसन्स वगैरह होंगे ना, टीचर पूरा प्रॉपर प्लान के साथ पढ़ाता है। ठीक है। ग्राफिक्स पाथ इंडिकेटर होगा। प्रोवाइड सोशल फीचर्स होंगे, यानी कि यहाँ पे ग्रुपिंग में बच्चे पढ़ेंगे। सेल्फ में क्या होता है? सेल्फ में कोर में ये समझिए कि जो खुद से पढ़ा, जिसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता टीचर को, या कहीं ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पर अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो वो क्या होगा? सेल्फ से स्टडी करेगा। यहाँ पे एनालिटिकल अप्रोच होगी। एक तरह से ये समझिए कि ये जो स्टडी है वो इंडक्टिव तरीका है, इंडक्टिव मेथड है। जैसे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब कि जो बच्चा है उसके सामने कोई प्रॉब्लम आई, अब उसको वो सॉल्व कर करके देखेगा, तब उसे पता चलेगा अच्छा इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ टीचर है ही नहीं बताने के लिए। लर्नर खुद से कंट्रोल करेगा। प्रोवाइड पोस्ट ऑर्गेनाइजर, ठीक है, मतलब जब वो पहले कर लेगा प्रोसेस फिर बाद में उसको ऑर्गेनाइज कर पाएगा चीज़ों को। प्रोवाइड मिनिमल इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देने के लिए कोई है ही नहीं, टीचर है ही नहीं, तो कौन इंस्ट्रक्शन देगा?
ठीक है। प्रोवाइड मिनिमल फीडबैक, यहाँ पे फीडबैक देने के लिए भी कोई नहीं है क्योंकि टीचर है ही नहीं, तो कौन दे रहा है फीडबैक, बच्चा खुद से ही कर रहा है। अलाउ लर्नर टू डेवलप देयर ओन स्ट्रक्चर, यहाँ पे लर्नर खुद से बनाएगा, खुद स्ट्रक्चर तैयार करेगा। प्रोवाइड इंडिविजुअल एनवायरनमेंट, यहाँ पर बच्चा अकेले इंडिविजुअल में पढ़ता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब हमें बताना है कि फील डिपेंडेंट, मतलब जो टीचर पे डिपेंड है वो बच्चे का कैरेक्टर कैसा होगा। तो परसीव द ग्लोबल एस्पेक्ट्स, कॉन्सेप्ट एंड मटेरियल, हाँ तो ये ठीक है, ये टीचर पे डिपेंड है, ये हम पिक कर लेंगे। फोकस ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल, ठीक है, जो बच्चा खुद से पढ़ रहा है वो फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल से ही पढ़ पाएगा, वो कॉन्सेप्ट पे नहीं पढ़ पाएगा। तो ये कैसा होगा, ये सेल्फ स्टडी का कैरेक्टर है। प्रेफर टू वर्क अलोन, ये कौन सा है, ये भी जो बच्चा अकेले पढ़ रहा है अलोन में, तो सेल्फ का पार्ट हो जाएगा। सीक गाइडेंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम टीचर, ये तो लिख ही दिया कि टीचर के थ्रू कर रहा है, तो ये तो होगा ही पार्ट फील डिपेंडेंट का। लाइक्स टू कोऑपरेट, जो ग्रुप में पढ़ेगा वो कोऑपरेट तो करेगा ही, सो ये भी पार्ट आपके फील डिपेंडेंट का हिस्सा है। सो ए डी ई ऑप्शन 2 में है, सो आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द पर्पस ऑफ अंडरलाइंग मॉडर्न एंड ICT बेस्ड सपोर्ट सिस्टम इन टीचिंग इज टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम। कह रहा है कि ICT का यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों का जो यूज़ किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है टीचिंग में, ताकि जो लर्निंग का आउटकम है उसे ऑप्टिमम किया जा सके, मतलब बेहतर बनाया जा सके लर्निंग को। तो ठीक है, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है ना। देखिए अब जहाँ पे भी मोबाइल, जहाँ पे टीचर नहीं अवेलेबल था गांव में या कहीं पे भी, तो अब मोबाइल और टेक्नोलॉजी के थ्रू वहाँ तक जो है उसको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो पा रहे हैं। सो ये अच्छी बात है, ठीक है, हम लर्निंग के आउटकम को और ऑप्टिमम कर पा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, एन इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट हैज़ टू बी लिंक्ड विद इन्हांसमेंट ऑफ लर्निंग कंडीशन। अगर जो इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट है वो इफेक्टिव हो तो क्या होगा, लर्निंग अच्छी होगी, ये भी बात ठीक कह रहा है। तो ये है, अब दोनों आपस में सही है, ये देखिए असर्शन और रीजन है, तो ये बात ठीक कह रहा है, ये बात भी ठीक कह रहा है। अब बताना है कि क्या यही इसका रीजन है, तो ये भी बात सही है, ये इसका रीजन है। क्यों, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ही तो है, जैसे कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर आपको मैं वीडियो की कोई क्लिप भी दिखा सकती हूँ, कोई इमेज के थ्रू आपको दिखा सकती हूँ, इससे क्या हो रहा है कि इंस्ट्रक्शनल मेथड हम और अच्छा कर सकते हैं। तो इसका रीजन भी सही है, सो बोथ आर ट्रू और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो आंसर इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 9th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, व्हाट इज द नेम फॉर द टेक्निक विच यूज इमेज दैट आर often more evocative than words and more precise and potent in triggering a wide range of association and thinking। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है या मेथड है जहाँ पर वर्ड से ज़्यादा हम इमेज पे फोकस कर सकते हैं, मतलब इमेज ज़्यादा इफेक्टिव है और उसमें हम क्या करें, एंड मोर प्रिसाइज एंड पोटेंट, वो ज़्यादा ही प्रिसाइज हो, मतलब एक्यूरेट हो, इन ट्रिगरिंग दी वाइड रेंज ऑफ एसोसिएशन एंड थिंकिंग, जहाँ पर बहुत सारी थिंकिंग भी हो, बहुत सारे आइडियाज भी हो। तो ऑप्शन है ब्रेन स्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, स्टोरी बोर्डिंग और सिंथेटिक। तो देखिए यहाँ पर मोस्टली कंफ्यूजन 2 ऑप्शन में होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, बहुत सारे आइडियाज, किसी एक टॉपिक को लेकर के बहुत सारे आइडियाज लाना कि ये प्रॉब्लम है, इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो उसको फाइंड आउट करना, सो मैनी मेथड फाइंड आउट करना कि क्या क्या तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, या कोई भी सिचुएशन है तो उसका क्या क्या तरीका हो सकता है सॉल्व करने का, ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। रहता है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग वो स्टेज होती है जहाँ पर जो आइडियाज़ हैं, ढेर सारे आइडियाज़ हैं, उनको एक मैप में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। जैसे समझते हैं इसको एक इमेज से कि यहाँ पर देखिए क्या है, एक मैप है, जैसे कि आप कितनी बहुत सारे थॉट्स होते हैं ना माइंड में, जैसे फीलिंग्स भी होती है, ठीक है, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत कुछ चीज़ें सुन रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ कहीं कुछ पेन है, कुछ देख रहे हैं, तो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इन सभी चीज़ों से जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, ये सब चीज़ों का एक मैप बना लेना। तो ये मैप
क्या होता है आपका जो है माइंड मैपिंग, माइंड में एक मैप बना लेना, यानी कि उसको इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। तो ये होता है आप, इसका आंसर यहाँ पर माइंड मैपिंग होगा, क्योंकि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर प्रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वर्ड से ज़्यादा इमेज इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर माइंड मैपिंग होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर ऑफ लर्निंग। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाती है लर्निंग के लिए, यानी कि बच्चे कब ज़्यादा पढ़ेंगे। क्या गवर्नमेंट पॉलिसी से, मोटिवेशन से, एप्टीट्यूड से, इंटरेस्ट से और फिजिकल फैसिलिटी से। तो इन 5 में से हमें 3 चीज़ें पिक करनी है। तो देखिए, अगर किसी का भी कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले तो क्या चाहिए भाई, मोटिवेशन चाहिए। तो बी ऑप्शन तो होंगे ही। नाउ मोटिवेशन के साथ साथ इंटरेस्ट भी होना चाहिए, सो बी के साथ में डी भी होना चाहिए, और बी और डी आपको ऑप्शन थर्ड में मिलता है। और इसके साथ में एप्टीट्यूड है, तो ये भी अच्छी बात है, मतलब ये भी पॉजिटिव वर्ड है लर्निंग के लिए, इट्स गुड। तो हम ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर है फिजिकल फैसिलिटी। फिजिकल फैसिलिटी मतलब क्या, किसी के घर में मतलब पूरी अच्छे से सारी सुविधा हो तो क्या वही बच्चा पढ़ सकता है। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे जिनके घर में बहुत फैसिलिटी नहीं होती है फिर भी वो पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल फैसिलिटी का तो कोई मतलब नहीं है। और गवर्नमेंट पॉलिसी से क्या लेना देना है पढ़ाई का। गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आती जाती रहती है, तो उसका क्या लेना देना। सो आंसर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और जो भी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हैं आप कमेंट में लिख के बताना। अगर नहीं समझ आया है तो भी आप जो है कमेंट में बताना। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट से पूछ सकते हो, और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं डेली क्विजेस वगैरह प्रोवाइड करती रहती हूँ, वो आपके लिए ही अच्छा होगा। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर लें, और लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूँगी टेलीग्राम का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।